नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो आज छत्तीसगढ़ में बात बघेल्स को सुप्रीम झटका जो लगा है उसकी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच की वैधता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2161 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गबन है ये शराब घोटाला है। आरोपियों से जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से कि आरोपों से घिरे हुए बघेल यानी कि पिता और पुत्र, इन्होंने अदालत से याचिका कहीं ना कहीं दायर करके कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को यहाँ पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है, हमारे को फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की और फिलहाल भूपेश बघेल को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की सलाह दे दी। अब तक आपको बता दें कि 6 अगस्त को अब मामले की सुनवाई की अगली तारीख रख दी गई है। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि और बढ़ा दी गई। अब कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू के साथ साथ या कई ऐसे कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि एजेंसियां जो है पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। वहीं पर मंत्री अगर बात करें श्याम बिहारी जायसवाल की, तो उन्होंने तंज कस दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या। और ये तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं अगर कुछ नहीं किया है तो रुक जाओ ना, आप बेगुनाह साबित हो जाओगे। मामले पर आप छोटे में समझ सकते हैं कि राजनीति गर्माती जा रही है। तमाम मुद्दों पर सवाल करेंगे, जवाब लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या जांच एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही हैं या फिर भ्रष्टाचार की परतें खुलने की ये शुरुआत होती जा रही है। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। जो हम अग्रिम जमानत की प्रावधान है नियम में, कानून में, और जिस तरह से ये लोग बरात आज जेल में ठूस रहे हैं, और उससे तो हर आदमी सशंकित है और ये न्यायिक अधिकार की बात है और हर आदमी अपने अधिकार का उपयोग करना चाहेगा। अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सुनवाई में वो उन्हें कितनी राहत देते हैं। जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, लगातार सरकार जो है प्रदेश को एक जो माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन है, वो सुशासन की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम काम। तो चलिए, तमाम हमारे साथ जो गेस्ट है मौजूद है। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता है, अभय नारायण राय जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुद्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि पूरा मामला जो है ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पहला सवाल मैं चाहूंगी अभय नारायण जो आप ही से करूं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जाँच एजेंसियाँ जो है वो दबाव में काम कर रही हैं और निष्पक्ष जाँच नहीं कर रही हैं? लगने का प्रश्न नहीं है, तो दिख रहा है। लगने का, अनुमान का कोई नहीं है। यह है कि जो दिखाई दे रहा है, जो धरातल पे है, कहीं थी नहीं। और पूरे देश में चर्चा हो रहा था, सर्वश्रेष्ठ सरकार थी, तब इनको चिंता में बैठे लोगों को, और उन्होंने वहां चुनाव के 1 साल पहले ईडी को भेजा और ईडी आके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर तमाम तरह के पृष्ठभूमि बनाती है। चाहे शराब घोटाले की बात करें, महादेव सट्टा ऐप की बात करें, महादेव सट्टा ऐप आज भी चल रहा है, निर्विवाद रूप से जारी है, पूरे देश में चल रहा है। उसके जो अपराधी हैं जो उसको चलाते हैं वो आराम से विदेश में बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। माननीय कि ईडी की, सीबीआई की, और अब तो बिहार चुनाव के बाद, बिहार चुनाव को देखते हुए निर्वाचन दिखाई दे रही है, इस देश के लिए चिंता का विषय है। अबे नारायण जी, मैं आपको ना 5 मिनट के लिए यहाँ पर रोकूं, क्योंकि आपकी आवाज़ ना बीच बीच में कट के आ रही है, पूर्ण तरीके से नहीं आ रही है। टेक्निकली कुछ इशू है, जब तक मैं उसको रिजॉल्व करवा लेती हूँ। मैं तौकीर रजा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अबे नारायण जी का कहना है कि जिस तरीके से दिन पर दिन ईडी और सीबीआई के मामले सामने आते हैं, जिस तरीके से अब बिहार में चुनाव आयोग का कोई मामला सामने आया, तो लग रहा है कि केंद्र के दबाव में यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका दिखने लगा है और चोर की दाढ़ी में चोर जो है वो दूसरे को भी चोर समझता है, ये भी दिखा दिया। वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। तो आज वही स्थिति जो है भूपेश बघेल की है, साफ समझुंदर जैसी स्थिति बन के रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया वहां से, याचिका खारिज कर दी, जमानत लेने गए थे और साथ ही सीबीआई और ईडी को भी एक तरह से उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश करी थी कि ये एजेंसियां जो है किस प्रकार से दुरुपयोग करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भगा दिया और उससे समझ में आता है। और फिर ये तो बड़े शान से बोलते थे। मेरे को तो एक प्रश्न करना है इनसे, कांग्रेसियों भाइयों से, आपके नेता भूपेश बघेल जी बोलते थे कि तो अपने दादा के जैसा है और दादा भी बड़ा गर्व करते थे जेल जाने से, तो ये जो सनातन विरोध में जो है जेल में चले गए, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो संस्कार को आप जीवित करना चाहते हैं। कभी मेरा बेटा जेल में जाएगा तो बहुत अच्छा है की है, तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाले का मामला। अरे अभी आपके तो मंत्री जिनके ऊपर 72 करोड़ का घोटाला, उनको जमानत नहीं, ये तो 1000 करोड़ से घोटाला, इनको जमानत कहां से मिलेगी? और मुझे ये लगता है ये जिस प्रकार से भागते फिर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि दाल पूरी काली है, तो कहीं ना कहीं इनके भी जो घपले घोटाले हैं वो इनके गले तक पहुंच चुके हैं। और अब हो सकता है कि सीबीआई और ईडी इनके ऊपर भी जांच करे और इनको भी जेलों में ठूसे, क्योंकि हम किसी को बख्शने वाले लोग नहीं है। पॉलिसी के तहत काम कर रही है। और ये बात कर रहे थे कि एजेंसियां गलत कर रही हैं। अगर एजेंसियां गलत कर रही हैं, अभी जैसे बता रहे थे हमारे जी कि भाई भी कर रही है, शर्मनाक वाली बात करते हुए, एक संवैधानिक संस्था है वो, हमारे क्यों जरूर गई थी आप मैंने बोल भी दिया है। ये बताता है कि आपके यहां घोटालों का अंबार लगा हुआ है और घोटाले की की परत के जैसे खुलते चलते जा रहे हैं भ्रष्टाचार। आप उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं, उसके बाद भी बेशर्मी दिखाते हैं। तो ये जनता भी जान चुकी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको लताड़ दिया है। तो आपके भ्रष्टाचार पे कोई लगाम लगने वाली नहीं है। आप भी अंदर जाओगे, ये कोर्ट बताती है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। ठीक है जी, अभय जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर बिहार की भी बात रख रहे हैं कि कैग रिपोर्ट कहीं ना कहीं बिहार में आई है, उसकी भी बात आप बता रहे हैं सर रिपोर्ट के बाद। तो यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में जब बघेल की सरकार थी तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अब उसकी जब परतें खुल रही हैं तो दुख अब कांग्रेस को ही हो रहा है। आना जी, मैंने यही कहा। एक तो मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग डिबेट में बैठे हैं जी, किसी को कोसने के लिए नहीं बैठे हैं जी। तो जो डिबेट में शब्दों का प्रयोग हो, लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, चोर के दाढ़ी में तिनका, आप कानून का फैसला आने दीजिए। जब न्यायालय का फैसला आ जाएगा और न्यायालय फैसला कर देगा, मुजरिम ठहरा देगा, उस दिन फिर बैठेंगे। कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मामले में क्या कहा? मुख्यमंत्री की जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट को ईडी के लिए टिप्पणी करनी पड़ी कि आप राजनीतिक दल की तरह काम मत करिए, आप बदलापुर की कार्रवाई मत करिए, आप कुछ भी नहीं बनाएंगे। वही भूपेश बघेल जी और चैतन्य बघेल जी के साथ है। इनको इसलिए घोटाला दिख रहा है कि इनको तो कोई काम करने का है नहीं। न केंद्र की 11 साल की मोदी की सरकार ने कोई विकास किया, न 18 महीने में कोई काम बताने के लिए है। एक विधानसभा भवन है, उसको देखने चले जाओ। एक खेल का मैदान बन रहा है, उसको चले। कोई जबलपुर की ट्रेन है, निकालो। अरे आपकी सरकार ने क्या काम किया, क्या योजना लेके आई? तो काम जब नहीं रहता है तो इस तरह के नरगल और केंद्र के तमाम संवैधानिक संस्थाओं की पोल पूरे देश में खुल चुकी है। कितने लोगों के घर में ईडी गई और वो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री है। इनके यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाइए आप। भूपेश बघेल जी ने याचिका लगाई, कोर्ट ने सिर्फ आज ये कहा है कि आप पहले ट्रूथ टू चैनल आइए, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन हमको न्याय पे विश्वास है और हम सच हैं। छाती पीट के छाती ठोक के हम जा रहे हैं, पीट के नहीं जा रहे हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, कानून पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, अम्बेडकर जी के संविधान पे भरोसा है। आपके आरोप लगाने से, आपके स्क्रिप्ट लिखने से, ईडी के स्क्रिप्ट लिखने से
भूपेश बघेल की छवि खराब होने वाली नहीं है, लेकिन आपको परेशानी देश में राहुल गांधी से है और प्रदेश में भूपेश बघेल से है। ठीक है, रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार आ रही तो जी एक पर प्रतिक्रिया उनके साथ लेकर आ रही हो। रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर। सर आपसे समझना चाहेंगे जितना भी मामला है यहाँ ईडी और यहाँ सीबीआई का अगर देखने को मिलता है, अगर वो कोई भी मामला उठता है तो ऐसा तो नहीं है कि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब कोई भी गिरफ्तारी ना हो या ईडी सीबीआई ने अपना कोई काम ना किया हो, तब भी ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जो एजेंसीज ने खोले हैं, ऐसे कई राज है जो उजागर कर हैं, तब तो बहुत विश्वास रहता था। देखिए ये बात बहुत स्वाभाविक है और ये वास्तविक में इसी से ये लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर या कार्रवाइयों के बाद में राजनीति होती है कि अगर जिस पार्टी की सरकार होती है केंद्र में और प्रदेश में दूसरी पार्टी की, और अगर वो कार्रवाई इस तरह की हो तो राजनीतिक आधार पर ये कार्रवाई की गई है, ये बात करना, ये आरोप लगाना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इसके पहले उस दौरान जो कार्रवाई हुई और अभी की कार्रवाई हुई है उसको लेकर यह बात भी सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में एजेंसियों को लेकर किस तरह की टिप्पणी की गई है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह भी इसके प्रकाश में इसको भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की जब भी कोई कार्रवाई होती है और लोग कोर्ट जाते हैं तो बीच बीच में इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, उसके कारण से भी लोगों के बीच में एक राय बनती है। जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं जिस प्रक्रिया को लेकर हम आज डिबेट कर रहे हैं उसमें ये बात जो कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल आपको आना चाहिए, तो ये मैं समझता हूं कि जो भी आरोप लगे हैं, जिन आरोपों पर उन्होंने गिरफ्तारी की है चैतन्य बघेल की और या आगे और कार्रवाई होने वाली है, उस पर जो जांच एजेंसी है वो कोर्ट पर में अपना पक्ष रखेगी, सबूत रखेगी, उस आधार पर भविष्य में फैसला होगा उसका। लेकिन जहां तक जमानत या अग्रिम जमानत के सिलसिले में कोई अगर कोर्ट जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये तो उसका एक अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। अब उस पर ये टिप्पणी भी जाहिर सी बात है कि होगी कि आपके अब क्यों आप जा रहे हैं, अगर गलती नहीं किए हैं तो। अगर एजेंसी कोई कार्रवाई कर रही है तो उसके बाद तो कोर्ट पर जाके ही तो कोई अग्रिम जमानत या जमानत के लिए याचिका लगाएगा, ये एक बात हुई। लेकिन अब मैं तीसरी बात कहता हूं कि वास्तविक में इस तरह की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है इसे राजनीति की जाए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ राजनीति हो रही है। लेकिन इसका तीसरा पक्ष ये है कि जो आम लोग हैं इस प्रदेश के वो क्या सोच रहे हैं, उनका नजरिया क्या है, वो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो परसेप्शन बन रहा है उससे ये चीज सामने आएगी। मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे या उसका आने वाले समय में इसका क्या असर होगा। अभी जहां तक प्रश्न है तो अगर ये डिबेट तो में दो बातें प्रमुख रूप से लग रही हैं मुझे कि एक तो ये है कि जांच एजेंसी जो कर रही है उसको सवाल के घेरे में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथी लाते हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि अगर कोई गलती नहीं हुई है तो वो क्यों आज कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी वक्त का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट इस मामले में आगे कल के क्या फैसला करेगा और लोगों के बीच इसको लेकर क्या परसेप्शन बनता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तौकीर जी क्या प्रतिक्रिया आप दे रहे थे जब अभय नारायण जी आपसे सवाल कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल देखिए आखिरी लाइन हमारे जो है रुद्र जी ने, अवस्थी जी ने बहुत सही बोली कि भाई छुपाने जैसा है ही नहीं, तो इनको जाने है रखना था और जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इस प्रकार से वो घबरा के जा रहे हैं। और अभी मैं अभय जी की बात भी सुन रहा था कि भाई वो तो अभी संविधान की बात तक पहुंच गए। अरे साहब, संविधान के हत्यारे लोग आपकी कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान की हत्या की तब जेलों में ठूस दिया था, सभी पत्रकारों को ठूस दिया था, आम नागरिकों को ठूस दिया था और अदालतों को तो बिल्कुल सर पैरों में कुचल दिया था। अब किस मुंह से बात कर संविधान की बात करने लगे? अम्बेडकर जी के संविधान की बात कर, वही अम्बेडकर जी के संविधान को आपने इमरजेंसी लगा खत्म कर दी थी। तो इस प्रकार से शोभा नहीं देता। आपको जब लगता है तो अपने हिसाब से उसको तोड़ लो, मरोड़ लो और जैसा चाहे उसका उपयोग कर लो, तो ये नहीं चलने वाला।
जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य कर रही है ईडी या सीबीआई, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और गर्व की बात है कि जब वो काम करती हैं तो आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो अभी जो आईएएस अधिकारी आपके समय के सौम्य चरसिया या रानू साहू या जितने लोग हैं, उनके लिए भी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करे आपने? जरा ये बताइए ना। आप ही के समय के अधिकारी थे, आपके मातहत पे काम करे, आपके लोगों ने आपके कारण वो भ्रष्टाचार करे, उसका समर्थन तो नहीं करते। लेकिन चैतन्य बघेल का, क्योंकि भैया वो एक परिवार का, एक बड़े परिवार का पुत्र है, तो उस प्रकार से आप उसके लिए समर्थन के लिए धरना दे दे, तो ये तो दिखती है राजनीति। वही आपका पूर्व मंत्री अंदर हुए तब कौन सा धरना प्रदर्शन हुआ, ये भी सबने देखा। और इसके पहले भी जो भ्रष्टाचार में अंदर हुए, किस प्रकार से आप अभी तक उनको जमानत नहीं मिली, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे अनवर ढेबर जैसे लोग हो, और अभी जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा जैसे अंदर है, तो कहीं ना कहीं सबूत बहुत मजबूत है। इसी कारण से अदालतें उसको जमानत नहीं दे रही है। लेकिन जब जमानत भी किसी को अगर धोखे से मिल जाती है तो ये बड़े उसको आजादी जैसा जश्न सुनाते हैं, बोलते हैं कि भाई इनको आजाद जो है जमानत दे दी, उसी बात पे आ जाते हैं। अरे भाई अभी खुद ही बोलते हैं कि भाई वो अपराधी नहीं है, और दूसरी तरफ से जमानत मिल जाती तब भी आप बड़े खुश होते हो। तो अभी जमानतें नहीं दे रही थी, ये बताता है कि जो है अपराध हुआ है और गंभीर अपराध हुआ है, और उसके पास जो सबूत है तभी पेश करिए ईडी या सीबीआई ने। जब उसी कारण से कार्रवाई हुई है, इसी कारण से अदालतें जो है उनको जमानत देने वाली नहीं है और बख्शने वाली भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इसी कारण से वो जेल में आपके नेता ठूसे पड़े हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार के दलदल में आप पूरे अता डूबे पड़े हैं और उसके बाद आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, ये जनता देख चुकी है, और पहले चुनाव में भी देखिए, विधानसभा के आपको उखाड़ फेंकी, लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकी, और अभी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी आपको उखाड़ फेंकी। उसके बाद आप मानने को और चेतने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि आने वाले समय में भी आपको जनता इसी प्रकार से उखाड़ फेंकेगी और अदालतें भी आपको सजा देने के लिए तैयार मुस्तैदी से बैठी हुई है। इसलिए आपकी याचिका भी खारिज होते जा रही हैं। ठीक है, अभय नारायण जी बताइए। वो ये कह रहे हैं कि चाहे जितने भी पूर्व में आरोपों में कोई भी अपराध हो, किसी भी अपराध में अगर कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा या छोटा नेता, छोटा चेहरा अगर जेल में जाता है तो उसके लिए उस तरीके से आवाज नहीं उठाई जाती जितनी अच्छे से आवाज भूपेश बघेल के बेटे के लिए पार्टी की ओर से उठाई गई है। इससे इतर उनका यह भी कहना है कि अगर आप लोगों को पूरा यकीन है कि भाई हम जो है बेगुनाह है, तो इंतजार कीजिए, याचिकाएं यहाँ पर लग रही है, लगातार सुनवाई भी हो रही है। अगर जमानत नहीं मिल रही तो लाजमी सी बात है ईडी ने बहुत जो सबूत है वो इतने अच्छे रखे हैं, यही वजह है कि तो कहीं ना कहीं अब जमानत नहीं मिल पा रही। जी, संविधान की बात करने का अधिकार आज की भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं है। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी, वो संविधान सम्मत इमरजेंसी थी, संविधान के तहत इमरजेंसी थी। आज तो घोषित इमरजेंसी है। संविधान की हत्या करी गई, साफ सुथरे शब्दों में बीच में नहीं बोला। देखिए, जब आपने पूरी बात बोली है, ऐसी इमरजेंसी लिखा हुआ है, सुनने का क्षमता रखिए, कौन सी धारा की बात कर सुनने रहे का हैं? क्षमता रखिए, बाकायदा सुनने का क्षमता रखिए। आप संविधान की हत्या बोल रहे हैं, आपने संविधान की हत्या की, आप संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं। अरे वाह, आप चुनाव आयोग की हत्या कर रहे हैं, आप ईडी की हत्या कर रहे हैं, आप सीबीआई की हत्या कर रहे हैं। किस प्रकार से संविधान के हत्यारी कांग्रेस और उनके चमचे और उनके चेहरे चपाटी, उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, खुद हत्यारे और दूसरे में ये शर्मनाक है। ऐसे डिबेट नहीं होगा, आप ऐसे डिबेट नहीं होगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा है, तो हमको मत बुलाइए। तोकीर जी देखिए, आपने पूरी बात रखी। तोकीर जी जो है माँ बाप जो है पत्रकार जो है कुछ लिख नहीं सकते थे, लेकिन तोकीर जी रुकिए ना, ऐसे तो किसी की बात नहीं समझ आएगी। आप करिए, संविधान की हत्या आपने की है कि आपको मानना पड़ेगा। दूसरों को अपने को नहीं बचा सकते, आप अपने को नहीं बचा सकते, जनता जानती है। पहले तो आप बीच में बोलना बंद करिए, आपने हत्या किया है। तोकीर जी रुकिए ना, देखिए आप जब बोल रहे थे तो अभय नारायण जी भी सुन रहे थे, क्योंकि देखिए डिबेट है, इसको कहाँ सियासी अखाड़ा कहाँ बना रहे हैं सर, आवाज कैसे जनता के समक्ष जा पाएगी? मेरे कोई नहीं यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के समझ आ रहा है। मैं गलत बात बोले तो मैं उसको टोक के देखिए, उनको भी तो लगा होगा ना तोकीर जी कि आपने भी कुछ बातें गलत किया, लेकिन उन्होंने आपके समय सीमा का सम्मान करते हुए उस समय के लिए रुक कर उसके बाद उसका जवाब दे रहे हैं। एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। जी अभय जी। आना जी, अगर बीजेपी के प्रवक्ता इसी तरह बोले, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बुलाना बंद करिए, उनको बुला लीजिए और आधा घंटा डिबेट करिए। आप
नहीं तो अभय जी एक तो देखिए, शब्दों की तौकीर मर्यादा जी को नहीं। चुप तो करवाया है ना उन्होंने, अगर अपनी तो बात, नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कुछ गलत बोला है। जवाब आपको नहीं भी तो घबरा रहे पूर्ण हैं। समय नहीं, देने ठोका के लिए टाकी मैंने क्यों? तौकीर जी से बात की है ना ठोका अभय टाकी जी। क्यों? जी ठोका टाकी क्यों? चलिए हाँ। अब मुद्दे पे आइए। संविधान की रक्षा करने का काम हाँ आज का क्या गठबंधन कर रहा है, चाहे बिहार में निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लड़ रहे हो, चाहे दुर्ग की घटना को लेकर पूरा केरल, तमिलनाडु और मेघालय, और भारतीय जनता पार्टी के इनके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई के अध्यक्ष संविधान बचाने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे उन्नानों के समर्थन में, और जमानत मिली उनको, कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं हुआ। मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूँ कि आपने भ्रष्टाचार के मामले बनवा दिए, आपने भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में लगा दिए। कोर्ट में जाने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, और मैं सच हूँ, मैं छाती ठोक कर कोर्ट जा रहा हूँ, जिसका मुझे अधिकार है अग्रिम जमानत मानने का भी, और जो धाराएं उनको चैलेंज करने का भी, और ईडी के कार्रवाई का विरोध करने का, ये संविधान सम्मत अधिकार है। अधिकार है। कोर्ट स्वीकार कोर्ट करेगा, नहीं करेगा। बात होगी 6 तारीख को। आज कोर्ट ने इतना ही कहा है कि आप थ्रू चैनल आइए, उसका सम्मान किया जाएगा। और ठीक है। ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर सुप्रीम न्यायालय क्या बोल रहा है उसको आप देख रहे हैं। इस देश में तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक फोन पे हो जाता है, एक फोन आता है, ये बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने कहा है तो ठीक है, आप हाई कोर्ट का रुख करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। तौकीर जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी, समय बहुत कम है, मुझे रुद्र जी के पास भी एक क्लोजिंग रिमार्क चाहिए। एक साफ सुथरी बात यह है कि ईडी और सीबीआई जो है एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो उसी का मजाक उड़ाते रहते हैं। इस प्रकार से बात मत करिए। और अगर अदालतें जमानतें नहीं दे रही तो ये बताता है कि ईडी जो है विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, मामला गंभीर है, इसी कारण से जमानत देने का अधिकार कोर्ट को भी नहीं है। इसी कोर्ट नहीं देती, जब जमानत देना होगा तो देगी। क्यों नहीं दे रही आज जमानत? आपके नेता अंदर घुसे पड़े हैं, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे वो आपके 2023 से घुसा जेलों में घुसे पड़े हैं, चाहे वो अनवर ढेबर हो, शराब घोटाले में वो अंदर पड़ा है, तो सूर्यकांत तिवारी कोयले में घोटाले में अंदर पड़े हैं, आपकी रानू साहू जो सुपर सीएम कराती थी वो भी जेलों में ठूसी पड़ी है, तो आपके वर्तमान जो रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा वो भी जेलों में, उनको भी जमानत मिली। बताता है कि ईडी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी कारण से अदालतें जमानत अदालत कहीं ना कहीं अपनी और जो है, जो सुनवाई है, जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच है, उसको देखते हैं अदालत जो है अपना वर्डिक्ट भी कहीं ना कहीं देती है। रुद्र जी क्लोजिंग रिमार्क, समय बहुत कम है, बहुत छोटा सा। जी, मैं तो एक सिर्फ 2 शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि ऐसी भी कोई भी जिस पर चर्चा करते हैं ऐसे किसी मुद्दे पर, उसमें वर्तमान स्थिति क्या है और हमारी जो प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसके अनुसार जांच एजेंसी काम कर रही है। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कोर्ट क्या फैसला करने वाली है, इस पर इंतजार करने के अलावा हमारे समाज बिल्कुल में कहीं ना कहीं हमारे जो हम न्यायालय है, जो न्यायिक प्रक्रिया है भारत की, उस पर विश्वास जरूर रखना चाहिए। और देखना होगा यदि कोई आरोपी होगा तो जरूर, बहुत ही लाजमी सी बात है, उसको सजा होगी, और नहीं होगा तो वो निष्पक्ष जांच को पार करता हुआ यहाँ पर जो है ना, कि अगर आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं होते तो वो बाहर भी आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।